आशा है आप सब अच्छे हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत और जो चाइनीज घुसपैठ के बारे में हम लोग बराबर न्यूज के माध्यम से अवगत हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो संक्रमण पूरी तरह नियंत्रित है, ना जांचें हो रही हैं ना संक्रमण का पता चल रहा है। कुछ अल्टरनेट मीडियम से ये तो मालूम हो रहा है कि संक्रमण 2.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन 8 तारीख को मॉल्स वगैरह भी खुल रहे हैं और हमारे वहाँ बरिस्ता, सीसीडी, लैक्मे सलोन, मैक्स, रिलायंस, पेंटलून सब ओपन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट ने सब अच्छी तरह पूर्णतया नियंत्रित कर लिया है। हालांकि बार विपक्ष पूछ रहा था कि एग्जिट पॉलिसी क्या है, लॉकडाउन की एग्जिट पॉलिसी क्या है। तो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, लाइक पीएम ने सीएम पे छोड़ दिया है, सीएम ने डीएम पे छोड़ दिया है, डीएम ने अपना ब्लॉक डिवीजन अधिकारियों पर छोड़ दिया है, उन्होंने जनता पर छोड़ दिया है, जनता ने भगवान पर छोड़ दिया है। तो आप लोग भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाने लगे होंगे, लेकिन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस बिकॉज इट्स नेसेसरी एंड नोबडी केयर्स। तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो सब पूर्णतया नियंत्रित है, एकदम सारे श्रमिक घर पहुंच चुके हैं, सबको राशन भी मिल चुका है। तो चूंकि अब केंद्र सरकार से सहयोग ही नहीं है तो राज्य सरकार को कुछ कहने का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसलिए क्वारंटीन बेड्स की या आईसीयू सेंटर्स की या अस्पतालों की अव्यवस्था की या इस सब की बात करना मुझे लगता है कि बेईमानी है। नमस्कार मनीष त्रिपाठी जी। अब जैसे कल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, नाम सुना हो शायद आप लोगों ने। उन्होंने श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लिए कहा कि मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आपको आपकी सरकार में कोई गंभीरता से लेता है? ये तो आपके क्रिमिनल क्रेडेंशियल्स हैं और आपके कुछ समीकरण है कि आप उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हैं। अन्यथा मनुवादी सिद्धांतों के पोषकों से ये आप अपेक्षा ही ना करते जहां आप विराजमान हैं और आप किस स्थिति में हैं और आप कितना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति तो आपकी स्वयं है भारतीय जनता पार्टी में। तो आप गंभीरता से निश्चय ही श्रीमती वाड्रा को ना लें, आप सोनाली फोगाट को गंभीरता से लें। वो आपकी पार्टी के शिष्टाचार के मानक के अनुरूप हैं, टिकटॉकर स्टार हैं और श्रीमती स्मृति ईरानी जी की उत्तराधिकारी होने के उनमें सारे गुण भी विद्यमान हैं। और अभी संत कबीर नगर के सांसद शरद त्रिपाठी जी का जूता कांड याद होगा, जो विधायक जी को 7 गिन के मारे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी पार्टी के मानक में वो फिट हैं। तो कृपया आप सोनाली जी को गंभीरता से लें, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की चिंता ना करें। उन्होंने आपने 889 बसें वापस खाली भेज दी, आपके द्वार पे खड़ी थी, तो आपकी खिसियाहट जायज है। आपने श्रमिकों की मदद नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, लोग अपने घर अपने साधु, उन्होंने फिर भी उन्होंने लाखों परिवारों को छोटे छोटे वाहनों से घर पहुंचाया है। और जो भी इस दौर में सेवा कार्य कर रहा है, वो सोनू सूद हो या श्रीमती वाड्रा, तो ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही। पेड इवेंट्स आप करिए, वो आपको शोभा देता है। तो इसलिए मैं कोरोना संक्रमण और इसके उस पर बात नहीं करना, अब सब खुल ही गया है। तो गवर्नमेंट की एग्जिट पॉलिसी आपने देख ही ली है कि नागरिकों का स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है और वो कहाँ दांव पर लगा है। दूसरा, जब जब सीमा पर तेजस और सुखोई विमान तैनात होते हैं तब तब एक उकसावा मिलता है भारत की जनता को। कोई कहता है कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, कोई कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो जाना चाहिए, कोई कहता है कि बिजनेस वहां से बंद कर देना चाहिए। लेकिन जैसे अभी हम लोग, एक रिपोर्ट है आपको मैं शेयर करना चाहूंगी, द प्रिंट में थी, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग, ये नॉर्थ कमांड के जीओसी भी रहे हैं और इनका कहना है 8-9 तारीख को, वैसे मैंने इंडिया टुडे पर भी इसे देखा था, कि 40 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चाइना ऑलरेडी कब्जा कर चुका है और गवर्नमेंट डिनायल के बोर्ड में है। पहले भी जब श्रीमान अमित शाह माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने अरुणाचल का दौरा किया था तो चाइना ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन जितना हमें मीडिया प्रोजेक्ट करती है हम सिर्फ उतने से ही अवगत होते हैं। ये बात अलग है कि उकसाने के लिए हमारा समय समय पर इस्तेमाल होता है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से तो उन्होंने अपने टेंट्स लगा दिए हैं, अपने इक्विपमेंट सेटल कर दिए हैं, वो इंडियन सोल्जर्स को वहां पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं। और 3 पॉइंट्स पे गवर्नमेंट को फौरन, गवर्नमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं,
देखिए, विदेश मंत्री या विदेश नीति या कूटनीति या सामरिक नीति या देश नीति या राजनीति, चूंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ही समस्त प्रकार की गतिविधियों को संचालित करते हैं। या आप पिछला कार्यकाल उठा के देखें, श्रीमती सुषमा स्वराज जी हमारी विदेश मंत्री थी, लेकिन ट्विटर पर कोई कहीं फंसा है किसी देश में या मछुआरों की समस्या है, इससे ज्यादा एक्सपोजर उन्हें पिछली गवर्नमेंट में नहीं मिला। जबकि प्रधानमंत्री जी ने 116 यात्राएं अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में विदेश की हैं। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी से ही ये कहने की आवश्यकता है कि अगर चाइनीज ट्रूप्स हमारे सोल्जर्स को वहां पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं, अगर वो गैल्वान वैली तक आ चुके हैं, अगर वो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक आ चुके हैं, अगर उन्होंने पैंगोंग लेक तक अपने टेंट्स और डेरा बनाया है, अगर 40 किलोमीटर, जो कि सैटेलाइट के द्वारा रिपोर्ट्स हैं कि वहां कंक्रीट है, गिट्टी है, तो सरकार इस पर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही? मैं लाल आंखें वाला उदाहरण नहीं दूंगी, लेकिन आंखें बंद क्यों हैं? मोदी जी को सब लोग परिचित हैं उनकी, मैंने कहा ना कि विदेश नीति, कूटनीति, राजनीति, तो वाई, ये लोगों को स्पष्ट जरूर करना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहती हूं कि हमारे जो नॉर्मली देशवासी हैं वो इस मोड में आ जाते हैं कि आप उसको बाइकआउट करें। प्रधानमंत्री जी ने भी भाषण में आत्मनिर्भर भारत की बात की। जब 68,000 करोड़ रुपए विलफुल डिफॉल्टर्स का माफ किया गया और विगत 6 सालों से जो हो रहा है, 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टार्टअप्स में चाइना का है, तो ये कितना सही और कितना गलत? मन की बात में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दीपक जलाइए, कुम्हार को प्रमोट करिए, लोकल फॉर वोकल बनिए, और रियलिटी इसके बिल्कुल विपरीत है। आप देखिए, 2018 में रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 404 घुसपैठ हुई हैं और 2019 में रक्षा मंत्रालय की ही रिपोर्ट के मुताबिक 663 घुसपैठ हुई हैं। तो क्या ये व्यापार और घुसपैठ ये एक साथ चल रहा है? ये भी मोदी जी की बिजनेस पॉलिसी है। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो चाइना से प्रोडक्ट्स 14.6% आता था। 16 बिलियन के लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स और फोन्स वगैरह थे, जो अब की 25 बिलियन है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिकल, टेक्निकल, केमिकल, सीमेंट और आयरन, स्टील। अब जबकि 6 वर्षों से मोदी जी हैं, 2016 में ये बढ़कर 28.7% हुआ और अब 2019 में ये 34.1% है। तो ये लोकल फॉर वोकल एक ड्रामा है या आत्मनिर्भर भारत या जो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वाइब्रेंट इंडिया, इन्वेस्टर समिट, जिसमें हजारों करोड़ रुपया आप खर्च करते हैं, क्या वो लोगों को मूर्ख बनाने का या फोटोशॉप अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि इन आंकड़ों को देखकर ये कहीं नहीं लगता कि सरकार व्यापार को बढ़ावा देने से या आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में, ये तो विकलांग बनाने की दिशा में है भारत को। दूसरा, आप देखिए, इंडिया में लेबर सस्ता है, इंफ्रा सस्ता है, उसके बाद भी आपके सहयोग के बिना चाइनीज प्रोडक्ट्स कम कीमत का मार्केट में एंटर करता है और हमारे व्यवसायियों को खत्म करता है। आपके सहयोग के बिना तो ये संभव नहीं है। आप जो मन में कहते हैं और जो आप एक्चुअली जो आपकी पॉलिसीज हैं वो तो बहुत क्रूर हैं। दूसरा, ठीक है, आपके खून में व्यापार है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे तब भी वो 3 बार चाइना विजिट किया था, उसके बाद भी उन्होंने कई बार विजिट्स किया, लेकिन जो समझौते हैं वो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट में इन 6 वर्षों में देश को आत्मनिर्भर करने वाला, इसका सबसे ताजा उदाहरण है एमएसएमईज को सपोर्ट ना करना, जबकि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की हालत इस लॉकडाउन ने बिल्कुल खत्म कर दी है, एकदम खराब कर दी है। उसके बाद भी बार बार कहने के बावजूद भी नकद सहायता देने का अभी तक कोई भी प्रावधान मोदी सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया। तो आप साइड में लगातार बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। और हाँ, इंडिया से पहले कितना जाता था, 2.9%, अभी वो कितना जाता है, उसमें सिर्फ 0.2% का इजाफा है। तो काफी संशय उत्पन्न करती है आपकी नीतियां। हालांकि जितना सरकार दिखाती है मेन चैनल्स के माध्यम से कि भाई संक्रमण जब तक दिखाया तब तक देखा गया, जब उसको तबलीगी को इन्वॉल्व किया तब तक वो समझ में आया, जब संक्रमण को आंखों से हटा दिया तो संक्रमण मुक्त हो गया। ठीक यही पॉलिसी चाइना के केस में भी है। अगर गवर्नमेंट वाकई गंभीर है, क्योंकि मोदी जी की विदेश नीति को हम सब समझ रहे हैं,
नेपाल जो है वो ग्रेटर नेपाल का सपना देख रहा है। आपको पशुपतिनाथ मंदिर का वो रुद्राक्ष बीड्स वाला फोटो याद होगा। 1.5 करोड़ रुपए मोदी जी को नेपाल जाने में खर्च होता है। बगल में भूटान है, वहां पर 1.5 करोड़ रुपए मिनिमम खर्च होता है और उनकी बहुत भारी भरकम यात्राएं हैं। तो नेपाल ने वो संसद में अपना पास भी कर लिया है उसको। बांग्लादेश में भी बीआरटी रोड श्रीलंका से जो व्यापारिक संबंधों को लेकर लेन बनी, वो अपने साइज के अनुरूप उछल कूद करता रहता है। पाकिस्तान से टेररिज्म की स्थिति आप देख ही रहे हैं, और चाइना ने जो ट्रूप्स आगे बढ़ाकर हमारे सोल्जर्स को पेट्रोलिंग भी नहीं करने दे रहे हैं, तो इसको कब्जा ही कहते हैं। अब क्या रक्षा मंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या प्रधानमंत्री और क्या खिचड़ी करते हैं, ये देशवासियों को समझ नहीं आता। उसके बाद फिर उन्हें ये उकसाना कि नहीं आत्मनिर्भर बनिए, वोकल फॉर लोकल बनिए। अब हमारे अपने व्यापार की स्थिति क्या है? और ये लेफ्टिनेंट पनाग की रिपोर्ट बहुत ही डिटेल्ड, बहुत वाइड और बहुत अच्छी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि 6 साल में मोदी जी के जो 116 देशों की यात्राएं हैं, 2014 में उन्होंने 77 करोड़ 51 लाख 58 हजार रुपए की यात्राएं की हैं। 2015 में 135 करोड़ की यात्राएं की हैं। 2016 में 76 करोड़ 26 लाख 74 हजार की यात्राएं की हैं। आप देखिए विदेश नीति कितना मजबूत हो रही है। 2017 में 76 करोड़ 51 लाख 84 हजार की यात्राएं की हैं। 2018 में 113 करोड़ 84 लाख 80 हजार की यात्राएं की हैं। अब आप उनके चश्मे और उनके मेबैक के सनग्लासेस और उनके मोनोग्राम्ड सूट और उनके पेन तक अगर सीमित हैं, तो आप देखिए हम उसी भारत की बात कर रहे हैं जिसमें श्रमिक की ट्रेन चलाने में 80 मजदूर भूख से मर गए थे। उन्हें जनता भोजन नहीं मिला था। 5 रुपए की खिचड़ी और मिर्चा या 16 रुपए का एक पैकेट या 50 पैसे का जो पानी का पाउच होता है, 300 ml पानी में 40-40 घंटा यात्रा कराई है मजदूरों को। तो ट्रेन चलाने के खर्चे और इतने लोगों को घर पहुंचाने के खर्चे, और माननीय प्रधानमंत्री जी 2018 में 113 करोड़ 84 लाख 80 हजार रुपए प्रधानमंत्री जी की यात्राओं पे खर्च हुआ है। प्रधानमंत्री जी 6 वर्षों से लगातार 18-18 घंटा काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन इतना काम करने में उन्होंने एक ब्रेक लिया है। कब लिया है? जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस थे। उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, इतना इंपॉर्टेंट थे कि पूरा देश नोटबंदी की लाइनों में लगा था। बस प्रधानमंत्री जी ने वही एक ब्रेक लिया है। आखिरी यात्रा उन्होंने नवंबर में ब्राजील की थी। उसका खर्चा अभी उनकी वेबसाइट पे एडेड ऑन नहीं है, तो ऑफिशियली हमें मालूम नहीं है। लेकिन हाउडी मोदी हो या वो नमस्ते ट्रम्प हो या सेल्फ प्रोक्लेम्ड एडवर्टाइजिंग हो या फोटोशॉप अपॉर्चुनिटीज हो, क्या ये पॉलिसीज मतलब आम आदमी के हितों को देखते हुए हैं? आप इसको एक बार विचार कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी का चाइना से भी एक गहरा नाता है। जैसे चुनाव क्षेत्रों में राज्यों से होता है, मुझे लगता है कि चाइना में जैसे माओ जेडोंग सिविल वॉर के हीरो, दुनिया तो तानाशाह कहती है मगर चाइना के वो हीरो ही हैं, चेयरमैन माओ। मोदी जी से मुझे उनमें बहुत समानताएं दिखती हैं। जैसे वो भी बचपन में चाय की शॉप पे काम करते थे, वो खेतों में काम करते थे, उनको भी औपचारिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, बिल्कुल मोदी जी की तरह। उन्होंने भी बहुत वर्सेटैलिटी में अध्ययन किया अलग अलग चीज़ों का। मोदी जी ने भी अलग अलग चीज़ों का बहुत वर्सेटैलिटी में अध्ययन किया, और काफ़ी ओपन माइंडेड साइंस हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। माओ में भी वैसा ही कुछ दिखता है। इसके अलावा जो उनकी पॉलिसीज़ थी माओ की, वो उन्होंने, जैसे आप ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जिक्र करें तो हालांकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड 4.5 करोड़ लोगों की हत्या का भी जिम्मेदार है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समानता है, कल्चरल रिवोल्यूशन की हम बात कर सकते हैं, सांस्कृतिक क्रांति। देखिए, जब कोई क्रांति शुरू होती है तो उसका एक सिरा उस व्यक्ति के पास होता है, मगर दूसरा जनता के पास होता है। अगर वो क्रांति क्रिएटिव नहीं हुई, डिस्ट्रक्टिव हुई, तो क्या होता है? वही होता है जो चाइना में हुआ। कल्चरल रिवोल्यूशन में भी लगभग 3.5 करोड़ लोग मारे गए। यू अटर अ वर्ड अगेंस्ट माओ एंड यू विल बी किल्ड। वो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करते थे। जो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स दिए थे, कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी लाए थे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी। अभी आपने देखा ना, लेबर लॉ में रिफॉर्म्स, 5 दिन की धारावाहिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स। तो वो रिफॉर्म्स माओ भी लाए थे। नतीजा क्या हुआ था कि कलेक्टिवाइजेशन जब वो लाए तो फिर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, भूखों मरने लगे चाइना वाले। और हाँ, यूएसएसआर से 1958 में उन्होंने इकोनॉमी का मॉडल चुराया और विकास का नारा दिया था। तो ये माओ में कॉमन है। उसके बाद क्या हुआ? लोग भूखों मरने लगे।
लोग पेड़ पौधे खाने लगे, फिर लोग घास खाने लगे, फिर लोग मिट्टी खाने लगे। फिर मिट्टी खाने से लोगों की आंतों में संक्रमण होने लगा। और जो सबसे खास बात थी कि इतना होने के बावजूद भी लोगों ने कभी माओ को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया। क्यों? क्योंकि माओ बहुत ही मनमोहक भाषण देते थे और प्रधानमंत्री जी भी बहुत ही सम्मोहक भाषण देते हैं। जब वो भाषण देते हैं तो प्रजा अपना दुख दर्द भूल जाती है। तो ये और सांस्कृतिक क्रांति, धर्म और संस्कृति की आड़ में जब राजनीति छुप जाती है, देखिए लोकतंत्र जब अव्यवस्थित हो जाए तो तानाशाही को जन्म देता है। ये भी तो मिजाज ही है। तो कल्चरल रेवोल्यूशन जो वो लेके आए उसमें उन्होंने यूथ को रिलेट किया। जब यूथ को उन्होंने रिलेट किया तो भारी मात्रा में जो रेड जो सोल्जर्स उन्होंने क्रिएट किए उसमें छोटे उम्र के लड़के लड़कियां थे और कत्लेआम जो भी माओ के अगेंस्ट है उसे मार देना है। और यंगस्टर्स को उन्होंने, यूथ को उन्होंने बहुत ही हिप्नोटिज्म कह सकते हैं आप, उनका जो एक चार्म था, जो उनकी एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी। जो चाइना आज है वो डैन जियांगपिंग की वजह से है, वो सेकंड पार्ट है। डैन जियांगपिंग उनके अपोनेंट थे और हाँ, माओ ने भी ऐसा ही किया था कि उनका कोई विकल्प ना बचे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भी कोई विपक्ष का विकल्प नहीं रखा था, अपने आप को एज अ हीरो प्रोजेक्ट किया। और मोदी जी ने केंद्र में भी यही किया कि भाई किसी को विकल्प दिखना बंद हो जाए। भाई दिखेगा कैसे? जब मुख्य धारा के चैनल गवर्नमेंट का माउथ पीस हो जाएंगे तो आप कैसे उसके पार देख पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप वही देख पाएंगे जो दिख रहा है। दूसरा एक और मैं डेटा आपसे शेयर करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी ने 22-23 जनवरी को स्विट्जरलैंड में 13,20,83,000 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग भी अटेंड की थी। अब आप बताएं कि इकोनॉमीज का उस मीटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ा। लेकिन हम एक ऐसा देश हैं, इस हालत में जूझ रहे हैं, हमारे इतने सारे नागरिकों की इतनी दुर्गम हालत है, उसके बाद अगर हम इस तरह के एक्सपेंसेस करते हैं जिनके रिटर्न में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं पड़ता, सिर्फ ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है, तो इट्स रियली फुलिश। इट्स रियली फुलिश। देन और हाँ, माओ कन्फ्यूशियस से प्रभावित थे और मोदी जी गुरु गोलवलकर से प्रभावित हैं। तो बहुत सारी समानताएं हैं, आप उनको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि सो मेनी थिंग्स आर इन कॉमन इन बोथ ऑफ देम। तो चाइना से कोई नाता मोदी जी का मुझे लगता है। अब आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल के लिए एक बात आखिरी में करना चाहती हूँ। बसपा के एक जनप्रतिनिधि ने रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी से पूछा था कि कितने फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। उन्होंने 166 बताया था और उसमें उन्होंने कहा था कि करीब 16,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। लाखों लोग अलग से भी जुड़े हुए थे, लेकिन उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया था। 26 फैक्ट्रियां गवर्नमेंट की भी आत्मनिर्भर हो गई हैं, मतलब बंद हो गई हैं। और 2019 जुलाई में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक डेटा दिया था कि कुल 18,94,000 कंपनीज में 6,83,000 कंपनियां हमको बंद करनी पड़ रही हैं। आर्थिक रूप से वो अपने को वहन नहीं कर पा रही हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, आप समझ सकते हैं ये आर्थिक रूप से कौन सी कंडीशन होती है। और फिर चाइना जब हमारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है तो एनीवेज। महाराष्ट्र में करीब 1,42,000, दिल्ली एनसीआर में करीब 1.5 लाख, वेस्ट बंगाल में और भी देश के अन्य हिस्सों में तमाम कंपनीज बंद हुई। 16 जो भारत सरकार की बड़ी कंपनीज बंद हुई उसमें तुंगभद्रा स्टील्स, हिंदुस्तान केबल्स, इंडियन ड्रग्स, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मा, HPCL, वृक्षारोपण विकास निगम, नेशनल जूट कॉरपोरेशन लिमिटेड, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो ये ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रही है। और बातें, नमस्कार अनिल साहू जी, कब तक एक पक्षीय बात करेंगे? अध्ययन करिए, अध्ययन करिए। मूलाधार से सहस्रार तक जब ब्रह्मरंध्र में ऊर्जा प्रवाहित होगी तो बुद्धिमत्ता में थोड़ा बहुत विकास होगा। तो ये कट कॉपी पेस्ट बंद करिए, थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ा करिए। खाली बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा ज्योग्राफी। खाली जो फेक न्यूज है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इससे भारी मात्रा में बुद्धिमत्ता के नुकसान होने की संभावना है। नमस्कार रतन लाल जी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आप देख सकते हैं कि जो दिख रहा है वो मन की बात है और जो हो रहा है वो देशवासियों के साथ बहुत ही क्रूर मजाक है।
और जाहिर बात है, जब उद्योग धंधों की ये स्थिति है, अभी तक गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पर कोई हेल्प नहीं की, वित्तीय मदद के नाम पर एमएसएमईज को कोई सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। नमस्कार मुन्ना सिंह जी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी बंद हो रही हैं निगमीकरण के बाद। हाँ, प्राइवेटाइजेशन जब न्यूक्लियर में हो रहा है। नमस्कार अब्दुल। तो choice is all yours, and why don't you decide what exactly is right? जो चीजें पीछे से कही जाती थी ना, रुपया गिर रहा है तो देश का सम्मान गिर रहा है। अब श्रीमती सुषमा स्वराज जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका की, 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना की, और हम कहाँ हैं? माइक्रोस्कोप से जीडीपी ढूंढिएगा, मिलेगी तो मुझे भी बताइएगा। बहुत धन्यवाद, फिर आपसे बात होगी।